आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। तेजी भरा सेशन जहां पर 9200 के नजदीक निफ्टी की हुई है क्लोजिंग और आज के सेशन में रिलायंस रहा आज बाजार का बादशाह, जहां पर 10% की तेजी के साथ इस स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। हालांकि इंट्राडे में इससे भी ज्यादा मोमेंटम इस पर बनता हुआ दिखा था। रिलायंस के अलावा आज एफएमसीजी स्टॉक, ऑटो शेयरों में जोरदार खरीदारी हो रही थी। कुछ खबरें, कुछ सेंटिमेंट्स पॉजिटिव थे, जिसकी वजह से रुझान पॉजिटिव इन तमाम स्टॉक्स में बनता हुआ दिखा है। लेकिन आज के सेशन में सबसे पहले आप इंडेक्स का रेंज देखिए, जहां पर कारोबार होता हुआ दिखा है। सबसे पहले निफ्टी को देखिए, 263 अंकों के दायरे में आज ट्रेड हुआ है। सेंसेक्स ने 893 अंकों के दायरे में कारोबार किया है और निफ्टी बैंक ने 755 अंकों के दायरे में आज कारोबार किया है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो क्लियरली बढ़ने वाले स्टॉक्स की तरफ ज्यादा रहा। निफ्टी के 44 शेयर ऐसे जो कि बढ़कर बंद हुए हैं, 6 शेयर महज ऐसे जो कि गिरावट के साथ हुए हैं क्लोज। सेंसेक्स के 26 स्टॉक्स बढ़कर बंद हुए हैं, वहीं 6 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ बंद हुए हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हरे निशान में क्लोज हुए हैं और 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं जो कि लाल निशान में रहे हैं। और एफ&ओ में भी 109 शेयर बढ़कर बंद हुए हैं और 33 स्टॉक्स गिरकर बंद हुए हैं। एनएससी बीएससी के आंकड़े आप देखेंगे तो हमने अप्रैल की शुरुआत से ही ब्रॉडर मार्केट में सेंटीमेंट्स पॉजिटिव देखे हैं। बाइंग रही है, वही रुझान आज भी रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग की वजह से एनएससी के 966 शेयर्स बढ़कर बंद हुए हैं, 813 शेयर्स दबाव के साथ, और बीएससी के 1297 शेयर्स बढ़कर बंद हुए हैं। वहीं 1090 स्टॉक्स गिरकर बंद हुए हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन आप देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अकेले 109 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन आज किया है निफ्टी की तेजी में। एचयूएल की ओर से 12 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, एशियन पेंट्स की ओर से 10 अंकों का और आईटीसी ने 9 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन किया। जो स्टॉक्स नेगेटिव साइड पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे उसमें एलएनटी 6 अंकों का नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन था। लगातार चला भी एलएनटी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज दिखी। ओएनजीसी की ओर से 4 अंकों का नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, एचडीएफसी ने 4 अंकों का नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन किया और वेदांता की ओर से 1 अंक का कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड पर रहा है। लेकिन क्लियरली आज का लीडर जो था वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ही था और फेसबुक जो 10% लगभग हिस्सा खरीदेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज में, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मौजूदा माहौल में जिसके मायने बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये रुझान आज के सेशन में दिखा है। 43,574 करोड़ का निवेश फेसबुक करेगा रिलायंस जियो में और रिलायंस रिटेल के साथ भी ये करार हुआ है। इनफैक्ट इस डील पर आगे भी चर्चा करेंगे, टीम हमारे साथ पूरी तैयार है। यतिन हमारे साथ है इस डील पर बातचीत करने के लिए, साथ ही बताने के लिए कि ब्रोकर हाउसेस का व्यू अब क्या है पोस्ट दिस डील। वीरेंद्र हर रोज की तरह एफ&ओ को डेटा समझाएंगे। सुमित भी मौजूद है जो बताएंगे एफएमसीजी स्टॉक्स में जो बाइंग आ रही है उसके पीछे के कारण क्या है और इस सेक्टर के अर्निंग्स कैसे रह सकते हैं। और आज के जानकार भी हमारे साथ हैं, राजा वेंकटरमन बने हुए हैं। सबसे पहले वीरेंद्र के पास ही चलते हैं और डेटा को समझ लेते हैं। वीरेंद्र, रिलायंस की बदौलत जोरदार तेजी आज हमने मार्केट से बनती हुई देखी है। अगर डेटा को स्टडी करें निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो क्या सेंस मिल रहा है? 9200 के नजदीक तो क्लोजिंग दे दी है, लेकिन अब कल के लिए क्या संकेत है? देखिए दीपाली, कल 9100 पे काफी कॉल राइटिंग हुई थी और आज जब रिलायंस ने 200 EMA के ऊपर चलना शुरू कर दिया तो वो कॉल राइटर बाहर निकल गया। अब है कल 23 अप्रैल की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी। डेटा इंडिकेट ये करता है कि 8900 नीचे एक बड़े सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और इनफैक्ट 8950, क्योंकि 9000 की पुट में काफी बड़ा 18 लाख का ओआई खड़ा है। ऊपर की तरफ 9300 की कॉल में ओवर इंटरेस्ट घटना अच्छा संकेत है, लेकिन मैं कल के लिए जो चैनल मान के चल रहा हूँ वो है नीचे 8950, 9000 और ऊपर की तरफ 9350 और 9300। हाँ, 9350 निकलता है तो कुछ अच्छा हो सकता है। निफ्टी बैंक थोड़ा कमजोर है, लेकिन स्टैट यहाँ पे ये कहते हैं कि एक्सपायरी डे के लिए 19,000 एक काफी स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि यहाँ पे 19,000 की स्ट्राइक में एक्सपायरी डे के लिए करीब 4.5 लाख फुट खड़ी, तो 19 और 19,300 के बीच में बड़ा सपोर्ट है। एक रेजिस्टेंस आता है, टफ रेजिस्टेंस, वो आता है 20,100, 20,200 की रेंज में, क्योंकि यहाँ पे 20,300 की रेंज में करीब करीब 5 लाख कॉल्स खड़ी हुई हैं दीपाली। जी, चलिए, शुक्रिया आपका वीरेंद्र ये डेटा शेयर करने के लिए। अब फटाफट से इस डेटा के बेसिस पे एक राय ले लेते हैं हमारे जानकार की निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या व्यू है। बताइए मिस्टर वेंकटरमन, डेटा आपने भी देखा, वीरेंद्र तो भी आपने सुना, अब क्या स्ट्रैटेजी कल के लिए होनी चाहिए, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने तेजी की पोजीशंस कैरी की है इंडेक्स पर? हाँ, अगर नमस्कार, ये जो आप निफ्टी की चाल देख रहे हैं, कल थोड़ी नमी थी और आज वापस रिलायंस की वजह से काफ़ी अच्छा रुझान देखा है हमने। तो ओवरऑल सेटअप देखते हुए मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है और निफ्टी में एक पहला उसका एक हर्डल आ रहा है 9250 के आसपास। 9250 के अगर निफ्टी चलने लगे तो उसका जो नेक्स्ट टारगेट जोन होगा 9450, तो एक बड़ी रेंज देखने मिल रही है हमें। तो हमें निफ्टी को और गौर से देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो सेक्टर अब सिर्फ
फार्मा सेक्टर पार्टिसिपेट कर रही थी और एफएमसीजी आज अच्छी पार्टिसिपेशन दिखी है हमने एफएमसीजी में से भी। तो ओवरऑल सेक्टर थोड़े पॉजिटिव होने के कारण कल अगर 9250 के ऊपर फर्स्ट हाफ एन आवर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन रहेगा मार्केट के लिए। अगर फर्स्ट हाफ एन आवर के जोन के हिसाब से हमें ट्रेंड डिसाइड हो जाएगा अगले इस एक्सपायरी के लिए। तो रेंज होगा निफ्टी में 9250 से लेकर 9450। तब तक निफ्टी में कुछ काम करना उचित नहीं है। और बैंक निफ्टी पर जाएंगे तो बैंक निफ्टी का हाल कुछ उतनी खास नहीं है क्योंकि अभी एक रेंज मोड में है। तो मैं बैंक निफ्टी पर एक वेट एंड वॉच अप्रोच रखूंगा और बैंक निफ्टी में एक एटलीस्ट एक 19,700 के ऊपर अगर चलने लगे, 19,900 के ऊपर अगर चलने लगे तो ही मैं बैंक निफ्टी पर काम करना चाहूँगा। नहीं तो उस लेवल पर आकर अगर बैंक निफ्टी फिसल जाए तो वहाँ पर शॉर्ट करना उचित है। तो एक कट ऑफ लेवल होगा फॉर पॉजिटिव बैंक निफ्टी में 19,900 और निफ्टी में 9250। ठीक है, तो आपको लेवल्स बताए गए हैं। कन्विक्शन निफ्टी पर कंपैरेटिवली ज्यादा है निफ्टी बैंक के, और 19,900 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर निकलेगा तो ही आपको स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। लेकिन हाँ, दोनों इंडेक्स पर एक रेंज आपको मिली, उस हिसाब से रणनीति आप बना सकते हैं। लेकिन आज के सेशन में, जैसे कि हमने शो की शुरुआत में भी कहा, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक क्लियर लीडर रहा और आज की तेजी के बाद हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप में 90,000 करोड़ का इजाफा होते हुए देखा है। दरअसल फेसबुक ने 10% हिस्सेदारी लगभग खरीदने के लिए करार किया है 44,000 करोड़ में। और इस डील पर, इनफैक्ट जियो और फेसबुक के करार पर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उन्होंने कहा है कि साझेदारी से डिजिटल इंडिया का जो मिशन है वो पूरा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में जियो मार्ट, जियो, व्हाट्सएप भारत के करीब 3 करोड़ छोटे किराना स्टोर को और मजबूती देंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। All of us at Reliance and Jio are delighted to welcome Facebook Inc. as our long-term and esteemed partner. At the core of our partnership is the commitment that Mark Zuckerberg, founder of Facebook, and I share for the all-around digital transformation of India and for serving all Indians. Together, our two companies will accelerate India's digital economy to empower you, to enable you, and to enrich you. Our partnership will be a great catalyst to make India the world's leading digital society. यतिन भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब उनसे समझ लेते हैं इस डील की बारीकियां, रेलेवेंस के हिसाब से, और दूसरा इस डील के बाद ब्रोकर हाउसेस की राय क्या है इस डील को लेकर। बताइए यतिन। देखिए, जैसे आप बता रहे थे पहले कि 44,000 करोड़ के आसपास फेसबुक करीब 10% हिस्सेदारी लेगा जियो प्लेटफॉर्म्स में। जियो प्लेटफॉर्म्स वही कंपनी है जिसके अंदर जियो का टेलीकॉम बिजनेस है, जियो पे जैसे बिजनेसेस हैं और बहुत सारे डिजिटल बिजनेसेस जो हैं वो ये कंपनी के अंदर आते हैं। अगर आप आज के ट्रांजैक्शन की बात करें तो ब्रोकरेजेस जितने भी हमने पढ़े और देखे, सभी ने एक थम्स अप दिया है ट्रांजैक्शन को और सभी उत्साह में थे, क्योंकि टारगेट जो है एवरेज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ब्रोकरेजेस का 1500 से लेके 1800 तक के हैं। शुरू करते हैं इंडिया इन्फोलाइन के साथ, जिनका मानना ये है कि करीब करीब 28,000 करोड़ जो ये 44,000 करोड़ हैं उसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट पे फ्लो होंगे और इससे कर्ज में कमी होगी, जिसका एक सीधा फायदा रिलायंस की बैलेंस शीट और उसकी मजबूती को मिलेगा। उनका टारगेट है 1710 रुपए पर शेयर। इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी ये मान रहा है कि जो इम्प्लाइड वैल्यूएशन है जियो प्लेटफॉर्म का वो करीब करीब 11 टाइम है FY22 के एबिटा पे। और यहाँ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है फेसबुक के साथ वो जियो को एक मीडियम से प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जाएगा और प्लेटफॉर्म में काफी सारी क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज और मार्जिन इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसके अलावा इक्यूरियस का भी यही मानना है कि जो कस्टमर्स रिलायंस जियो के हैं वो कहीं ना कहीं इस ट्रांजैक्शन से फायदा पहुंचते हुए उनको भी दिखाई देगा। नोमुरा का भी टारगेट है करीब करीब 1770 रुपए माफ कीजिएगा, जो कि 44% येस्टरडे के क्लोज से ऊपर का टारगेट है। इनका मानना यह है कि जो 4 अरब डॉलर्स यानी 4 बिलियन डॉलर्स का जो इनफ्लो आने वाला है वो कहीं ना कहीं डीलेवरेजिंग को बेनिफिट करेगा और रिलायंस की बैलेंस शीट मजबूत करेगा, जियो की बैलेंस शीट मजबूत करेगा। जेफरीज और क्रेडिट स्विस का भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं ये जियो का जो डिजिटल मोनेटाइजेशन ड्राइव है इसको मजबूती मिलेगी
और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी ने जो विजन दिया था कि मार्च 2021 तक डेट फ्री होना है, उसको ये मीट करने के लिए ट्रांजैक्शन बहुत ही फायदेमंद है। आगे चलते हुए सऊदी अरामको की ट्रांजैक्शन का भी ट्रिगर है, क्रेडिट स्विस का ऐसा मानना है। तो जो कंपनी के टारगेट्स हैं डेट फ्री होने के, वो कहीं ना कहीं ये डील से एड्रेस भी होंगे। तो सभी जो ब्रोकरेजेस हैं वो पॉजिटिव मान रहे हैं फेसबुक और जियो प्लेटफॉर्म्स की डील को। ठीक है, तो इस डील को बाकी ब्रोकर हाउसेस की ओर से भी एक बिग थम्स अप मिला है और जैसे कि अतिन ने मेंशन किया 1770 तक के टारगेट्स की बात रिलायंस इंडस्ट्रीज पर हो रही है। आज जो क्लोजिंग हुई है वो 1360 के लेवल्स पर हुई है। मिस्टर वेंकटरमन, अब आप बताइए, हाउसेस तो जो इन्वेस्टमेंट टारगेट्स है वो 1800 रुपए तक के दे रहे हैं, लेकिन आपके ट्रेडिंग टारगेट्स क्या होंगे और अगर नई एंट्री लेनी हो तो इन लेवल्स पर कितना कंफर्ट है? अगर आप देखेंगे तो सारे उत्साह में जो भाव देखा है हमने रिलायंस में, वो तो 1360 तक पहुंच गई है। तो कल सवेरे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक मुनाफा वसूली देखने मिलेगा हमें। तो अराउंड 3010 से लेकर 3030 का एक रेंज, एक अच्छा सपोर्ट बनता नजर आ रहा है। तो वहां पर अगर रिलायंस आए तो लेना उचित है, क्योंकि वहां पर आप एक 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखकर एक 100 रुपए की टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं रिलायंस एक डिप पर बाय करना उचित समझूंगा, क्योंकि काफी दिनों से रिलायंस में एक बाय रिकमेंडेशन आ रहा है काफी जगह से। कल भी हमने रिलायंस बाय करने की सलाह दी थी। तो एक प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी में जो डिप आएगी उसके लेना, तो 1310 से लेकर 1330 का जो एक रेंज है, एक अच्छा रेंज होगा। ठीक है, तो ऑन डेप्स नई एंट्री ले सकते हैं, अगर पोजीशंस हैं तो होल्ड कर सकते हैं, ये सजेशन है आपके लिए रिलायंस पर। लेकिन आज के सेशन में जो कुछ और पॉकेट्स जहां पर तेजी बनी हुई थी उसमें हमने देखा था एफएमसीजी स्टॉक्स काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। सीमेंट स्टॉक्स में हमने बाइंग बनती हुई देखी थी, ऑटो स्टॉक से मोमेंटम एक्सटेंड हुआ था। सीमेंट पर फोकस करते हैं, एसीसी अंबुजा 6% अंबुजा सीमेंट बढ़कर बंद हुआ है। एसीसी में 8.5% की मजबूती रही है। एसीसी के नंबर्स ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस रहे, थोड़े सॉफ्ट ही रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि नंबर्स के बाद जो हाउसेस का व्यू है वो पॉजिटिव ही है एसीसी के स्टॉक पर। एसीसी पर अपनी राय दीजिए, कैसा लगता है ये शेयर? और आज का डेटा अगर आप देखिए डेरिवेटिव्स का भी प्लस चार्ट मोमेंटम भी, तो क्या सजेशन होगा? हाँ, एसीसी एक अच्छी राय है। ये आज की मेरी रिकमेंडेशन भी है कि इसे लेना उचित है। और इसे ये लास्ट दोपहर की सेशन में इसमें काफी अच्छी रणनीति देखी हमने, तो मैं इसे डिप पर लेना पसंद करूंगा। 1520 के लेवल पर आप इसे ले सकते हैं, 1500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट रह सकता है इसका 1545 से लेकर 1565 का। क्योंकि एसीसी और अंबुजा के बीच एसीसी एक हाईली पैटर्नाइज स्टॉक है, तो इसमें आपको ज्यादा मोमेंटम दिख सकेगा और इसके लिए मैं ये स्टॉक प्रेफर करता हूँ अंबुजा की कंट्रास्ट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि एसीसी आपकी आज की पिक भी है, तो दूसरी पिक भी आप बताइए कौन सी रहेगी? दूसरी पिक रहेगी एफएमसीजी सेक्टर में से टाटा कंज्यूमर। आप उस टाटा कंज्यूमर में एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी बाइंग देखी है हमने आज, तो उस खरीदारी में हम इसे लेना चाहेंगे। 3030 के लेवल पर आप बाई कर सकते हैं, 323 का स्टॉप लॉस रखकर और 343 का एक टारगेट होगा। ठीक है, तो टाटा कंज्यूमर पर आपको एक राय दी गई है और आज इनफैक्ट इसमें मोमेंटम देखा था, सुबह से बना हुआ था और टुवर्ड्स मार्केट क्लोजिंग ये मोमेंटम और एक्सटेंड हुआ है और अच्छी मजबूती के साथ स्टॉक की हुई है क्लोजिंग। लेकिन कुछ और स्टॉक जहां पर अच्छी बाइंग आज के सेशन में हो रही थी, उसमें एक स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। ये फर्स्ट हाफ में तो शांत था, लेकिन 2:30 से 3 बजे के दौरान इस स्टॉक में एकाएक बिल्डअप होना शुरू हुआ और दिन के ऊपरी स्तरों पर ये हुआ है बंद 3.5% की मजबूती के साथ। एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स को देखकर बताइए, जिन्होंने भी खरीदारी की पोजीशंस कैरी की हैं उनके लिए सजेशन क्या है और नई एंट्री के हिसाब से ये स्टॉक आपको कैसा लग रहा है? ये स्टॉक ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है, जैसे कि आपने बताया सेशन के एंड होते वक्त। तो इसे आप करंट लेवल्स पर आप बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 530 का और इस पर ऊपरी स्तर पर 560 का टारगेट आ रहा है। ठीक है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में इनफैक्ट स्टॉक में बनता हुआ दिखा, तो पोजीशंस हैं तो होल्ड कर सकते हैं। टारगेट्स आपको मिस्टर वेंकटरमन ने बताए भी हैं। लेकिन चलिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार हम फोकस करेंगे एफएमसीजी स्टॉक्स पर। आज हमने देखा नेस्ले, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी थी। कोलगेट 7.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। क्या ट्रिगर है इस पूरे स्पेस के लिए नया? रिजल्ट कैसे आ सकते हैं, समझ से समझेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे और आप फोकस करेंगे एफएमसीजी शेयर्स पर। सुमित के पास चलते हैं। सुमित बताइए, इनफैक्ट एक चीज तो प्रूवन है कि जो स्टॉक्स मार्केट की गिरावट में सबसे कम गिरते हैं वो मार्केट की तेजी में उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, और ये एफएमसीजी स्टॉक्स पर साफ तौर से लागू हुई है। और हमेशा ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में एक सेवियर का रोल एफएमसीजी शेयर्स ने निभाया है। ट्रिगर्स हमने पहले से देखा है, एसेंशियल कमोडिटीज ये कंपनियां बनाती हैं इसलिए तेजी बनी है, लेकिन अब जो फर्दर ये मूव एक्सटेंड हो रहा है इसके क्या कारण है, और स्पेशली क्योंकि रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है तो नंबर्स कैसे आ सकते हैं? देखिए, पूरे एफएमसीजी स्पेस के लिए कुछ ब्रोकर्स मान रहे हैं कि अच्छा रहेगा वॉल्यूम फ्रंट पे, कुछ ब्रोकर्स मान रहे हैं कि थोड़ा सा इनपुट साइड से ईज आउट होगा, लेकिन ओवरऑल एक फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे नंबर रहेंगे। मिले जुले कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स ठीक दिख सकते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स कुछ के बेकार रहेंगे, वाई कुछ के नंबर्स अच्छे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक एक करके पहले ओवरऑल अगर सेक्टर के नंबर्स की बात की जाए तो अनुमान है कि करीब 3.5% के आसपास रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं। एबिटा फ्रंट पे 7.5% के आसपास का एक जंप रहेगा और मुनाफा करीब 12% बढ़ने का अनुमान है, जिसमें इनपुट कॉस्ट का एक बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन लैक होने की वजह से कोविड-19 के कंपनीज की जो वॉल्यूम है उसमें उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं आया जितना पहले आने की उम्मीद लगाई जा रही थी। HUL सबसे अच्छे नंबर पोस्ट करने वाले कंपनियों में से एक है, करीब 3% के आसपास रेवेन्यूज़ बढ़ सकते हैं, 4% इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेंगे और मुनाफे फ्रंट पे 14% की एक जंप का अनुमान है YOY बेसिस पे। सीक्वेंशियली भी इनके नंबर्स अच्छे आने का अनुमान है। इसके अलावा दूसरा नंबर जो है वो है नेस्ले का, इसके भी YOY और सीक्वेंशियली दोनों नंबर अच्छे आने का अनुमान लगाया जा रहा है। YOY बेसिस पे करीब 6.5% नेस्ले का रेवेन्यू बढ़ सकता है, 4% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने का अनुमान है और करीब 11% इनके जो मुनाफा है उसके अंदर एक बढ़त देखने को मिल सकती है। कुछ कंपनीज इनके वीक नंबर रहेंगे, उसमें सीक्वेंशियली और YOY दोनों साइड पर। पहला नाम है गोदरेज कंज्यूमर, 12% इनके रेवेन्यूज में डिक्लाइन का अनुमान लगाया जा रहा है, 13% ऑपरेटिंग मुनाफे में और करीब 28% इनके मुनाफे में एक डेंट की उम्मीद लगाई जा रही है YOY बेसिस पे। इनके सीक्वेंशियल नंबर भी वीक रह सकते हैं। इमामी दूसरा नाम है, 1% के आसपास रेवेन्यूज बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, करीब 2% का डिक्लाइन ऑपरेटिंग मुनाफे में और 28% के आसपास इनका जो मुनाफा है वो डेंट हो सकता है इस क्वार्टर के अंदर। और लास्टली जो नंबर है वो है यूनाइटेड ब्रिवरीज का। मेजरली कोविड-19 के शट का इम्पैक्ट इनके ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है इस क्वार्टर में। 2% के आसपास रेवेन्यूज में एक डेंट रहेगा, करीब 20% ऑपरेटिंग मुनाफा और 50% के आसपास इनके प्रॉफिट में एक डेंट की उम्मीद लगाई जा रही है YOY बेसिस पे। सीक्वेंशियली भी इनके नंबर्स काफी वीक रहेंगे, तो ये 3 नंबर वीक रहेंगे और HUL और नेस्ले के नंबर्स बेटर आ सकते हैं। शुक्रिया सुमित ये डिटेल्स बताने के लिए। तो सुमित ने अच्छे अर्निंग्स का जो मेंशन किया उसमें नेस्ले का जिक्र किया। आज देखिए स्टॉक 3.5% बढ़कर भी बंद हुआ है। आप डाबर को देखेंगे तो यहाँ भी परफॉर्मेंस पॉजिटिव ही रही है अगर आप अप्रैल की शुरुआत से अब तक देखेंगे। लेकिन दो स्टॉक्स पर स्पेशली राय ले लेते हैं एफएमसीजी स्पेस से। पहले तो नेस्ले पर अपना व्यू दीजिए मिस्टर वेंकटरमन। 3.5% की मजबूती दिखी है, थोड़ा पोजिशनल ट्रेड बताइए कल के हिसाब से, नहीं अगर अगले 2-3 दिन 4 दिन के लिए कोई लेना चाहे, किसी के पास पोजीशन हो तो क्या व्यू होगा आपका? हाँ, तो जैसे कि आपने कल भी नेस्ले पूछा था और नेस्ले की जो बाय रिकमेंडेशन थी वो काफी अच्छी चली आज, लेकिन इस भाव में मैं नेस्ले लेना नहीं चाहूंगा। मैं डिप्स की रिकमेंडेशन देता हूँ व्यूअर्स को। अगर आप एक 17,400 की रेट पर आप एक डिप की आप वेट कर सकते हैं। वहां से अगर इंट्राडे करना चाहें तो आप 400 रुपए की स्टॉप रख सकते हैं। अगर आपको पोजिशन करना है तो आप 700 रुपए की स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और ऊपरी स्तर पर आप 18,600 से लेकर 19,100 का एक टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक। ठीक है। अच्छा, एक राय अपनी अब आप कोलगेट पे दीजिए। 7.5% उछलकर ये स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ है। लगभग हमने देखा 8% के आसपास की मजबूती के साथ। ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छा खासा इजाफा रहा, 31% के आसपास का। यहाँ पर क्या इंडिकेशन मिल रही है कल के लिए? कोलपाल में मुझे ऊपरी सीमा में मुझे एक बाधा दिख रही है अराउंड 15,020 से लेकर 15,030 पर। तो मैं इस लेवल पर कोलपाल लेना नहीं चाहूंगा। एक डिप के लिए आप वेट कर सकते हैं 1490 से लेकर 1480 तक। उस लेवल पर आप कोलपाल को बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो 1520 एक वो लेवल है जहां पर आकर थोड़ा सा रेजिस्टेंस ये स्टॉक फेस कर सकता है, तो प्रोबेबली वो प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकती है। लेकिन हाँ, ऑन डिप्स मिले तो ले सकते हैं, यही सजेशन स्टॉक पर होगा। अच्छा, एक स्टॉक पर और राय दीजिए एनबीएफसी स्पेस से, मुथूट फिनेंस पर।
इस स्टॉक में अच्छा मूव हमने सेकंड हाफ में बनते हुए देखा। अगेन 7% के आसपास की बढ़त के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ 767 के लेवल्स पर। और पूरे एनबीएफसी स्पेस में कुछ चुनिंदा एनबीएफसी है जिनके अर्निंग्स अच्छे एक्सपेक्टेड है और उसमें से एक है मुथूट फाइनेंस। तो क्या व्यू रहेगा आज का डेटा देखते हुए, चार्ट देखते हुए कल के लिए मुथूट फाइनेंस पर? हाँ, अगर आप मुथूट फाइनेंस की चार्ट देखेंगे वो काफी एक हफ्ते से कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा था और 7030 के लगभग उस लेवल पर उसे एक काफी एक रेजिस्टेंस थी वहां पर, लेकिन 7030 क्रॉस करने पे उससे एक अच्छी बढ़ोतरी आ गई है और हम इसे करंट लेवल्स पर भी ले सकते हैं। 7040 के डिप लेवल भी यूज कर सकते हैं और 7030 का आप एक स्टॉप लॉस रखकर इस पर इंट्राडे और पोजिशनल दोनों का आप मुनाफा ले सकते हैं। अगर आप इंट्राडे की पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपका इसमें टारगेट होगा 775 का। अगर आप और ऊपरी लेवल पर देखना चाहेंगे तो आपका अगला टारगेट होगा 795 का। तो और यहाँ पर जो व्यू है वो पॉजिटिव ही है मुथूट फाइनेंस पर। होल्ड भी कर सकते हैं, खरीदारी भी कर सकते हैं। स्टॉक बंद हुआ है ऊपर। क्विकली एक राय आपके एसबीआई लाइफ पर। दिन के ऊपरी स्टॉक पर लेवल पर स्टॉक की क्लोजिंग हुई और एचडीएफसी लाइफ भी इनफैक्ट बढ़ा आखिरी के मिनटों में, लेकिन एसबीआई लाइफ यहाँ पर क्या व्यू है? अगर आप एसबीआई लाइफ की चार्ट देखेंगे वो एक कोशिश कर रही है एक बढ़ोतरी दिखाने के लिए, लेकिन इस स्टॉक में अभी भी कोई उतना अच्छा सेटअप दिख नहीं रहा है मुझे। तो मैं ये स्टॉक हालांकि आज मार्केट की सिचुएशन से ये उठने की कोशिश कर रही है, इसे 7015 की लेवल क्रॉस करने पड़ेंगे ताकि इसमें कोई अच्छा मोमेंटम दिखाई दे। तो मैं ये स्टॉक को अभी फिलहाल एक वेट एंड वॉच पे रखना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एसबीआई लाइफ पर ही आपको व्यू मिला है और अभी नई खरीदारी का कन्विक्शन नहीं है, बट होल्ड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। चलिए फिलहाल इतने स्टॉक करेंगे शामिल। शुक्रिया मिस्टर वेंकटरमन आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। इसी के साथ मार्केट टुडे में इतना ही और उम्मीद यही करते हैं जिन लेवल्स की बात मिस्टर वेंकटरमन कर रहे थे कि 9400 9450 तक अब अगला लेवल होगा इंडेक्स का, तो वहां तक जल्दी पहुंचे, एक्सपेक्टेशंस यही हैं। लेकिन एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हुआ है। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप सीएनबी की आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।